इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आधार पर कंप्यूटर की पीढ़ियों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम पीढ़ी है, उसमें जो है वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ग्राफ है, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, वनडे एग्ज़ाम्स के लिए या फिर यूपी प्रीलिम्स के लिए या फिर जो आरओ मेंस के एग्ज़ाम होते हैं उनमें। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि पहला जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर था उसमें जो हार्डवेयर का यूज किया गया था वो वैक्यूम ट्यूब था, मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी था, मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी का प्रयोग किया गया था। और जो सॉफ्टवेयर था मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था प्रथम पीढ़ी में, और इसका बड़ा आकार था, खर्चीला था, सीमित अनुप्रयोग था। और इसमें प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में ENIAC आ जाएंगे, ADSAC आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर आ जाएंगे, यूनिवैक आ जाएंगे, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर आ जाएंगे। ये जो है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है। तो ENIAC प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है, EDSAC प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है। फिर उसके बाद आते हैं द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या है, वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है। वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में होता है। मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर तकनीकी का प्रयोग होता है। और फिर मैग्नेटिक टेप होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया जाता है। और फिर असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। फॉरट्रान दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में होता है। कोबोल असेंबली भाषा, फॉरट्रान, कोबोल जो लैंग्वेज है का प्रयोग जो है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है। फिर आकार में छोटे होते हैं दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, संग्रह क्षमता व गति काफ़ी अधिक होती है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। और फिर IBM 7030 होता है, वो इसका उदाहरण है। तो IBM 7030 द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। IBM 7094 ये भी जो है द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। CDC 164 द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। UniVAC सीरीज़ जो है द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। UniVAC सीरीज़ भी द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। और फिर उसको तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को देख लेते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग जो है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है। और OS ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग, हाई लेवल लैंग्वेज बेसिक का प्रयोग जो है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है। OS ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता है तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में। हाई लेवल लैंग्वेज बेसिक का प्रयोग भी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है। फिर उसके बाद इसका आकार बहुत छोटा आकार होता है। फिर डॉक्यूमेंटेशन तथा प्रोसेसिंग के अनुप्रयोग होता है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में, बहुत छोटा आकार होता है। फिर डॉक्यूमेंटेशन तथा प्रोसेसिंग में अनुप्रयोग होता है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। फिर IBM 360/370 ये जो है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। और फिर उसके बाद जो है हम आगे देख लेते हैं, यूनिवेक जो है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। और फिर उसके बाद 1108 और PDP 11 जो है इसमें जो है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में है। फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या है। इसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या है। चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर 1971 से लेकर वर्तमान तक चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर वेरी लार्ज स्केल का होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट तकनीकी का होता है, तकनीकी का प्रयोग होता है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में सेमीकंडक्टर पदार्थ की मेमोरी भी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में होती है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो सॉफ्टवेयर का यूज चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है। तेज गति और कम मूल्य चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में है। STAR 1000 चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। DEC 10 चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। CRAY XMP सुपर कंप्यूटर जो है चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। एप्पल कंप्यूटर्स जो है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर है। फिर उसके बाद पाँचवीं पीढ़ी वर्तमान एवं उससे आगे के कंप्यूटर देख लेते हैं। बायोचिप तथा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VVLSI तकनीकी का प्रयोग जो है पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है। ये हार्डवेयर है। तो बायोचिप हार्डवेयर का प्रयोग जो है पाँचवीं पीढ़ी कंप्यूटर में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VVLSI तकनीकी का प्रयोग भी पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में होता है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट तथा मल्टीमीडिया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। सॉफ्टवेयर फिर सभी हाई लेवल लैंग्वेज भाषाओं जैसे C++, जावा, नेट का प्रयोग जो है पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में होता है। तो फिर हम यहाँ अगर आता है क्वेश्चन की C और C++ और जावा नेट का प्रयोग जो है किस कंप्यूटर में किया जाता है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में है, तो पाँचवीं
पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। और फिर ये पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर अत्यंत छोटा होता है, तीव्र होता है, तीव्र गति होती है, उपयोग में आसान होता है, बहुआयामी होते हैं, ध्वनि, दृश्य एवं टेक्स्ट के में अनुप्रयोग होता है। फिर IBM नोटबुक जो है पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर है। IBM नोटबुक पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर है। पेंटियम जो है PCS ये जो पेंटियम PC जो है पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर है। सन वर्क स्टेशन जो है पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर है। तो IBM नेटवर्क जो है पाँचवीं पीढ़ी का कंप्यूटर है। पेंटियम और PC जो है पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर है। फिर उसके बाद जो है सन वर्क स्टेशन भी पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर है। फिर उसके बाद हम आगे देख लेते हैं क्या है। और फिर यहाँ पर हम देख लेते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का वर्गीकरण देख लेते हैं। कंप्यूटर को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, अनुप्रयोग के आधार पर वर्गीकरण जो है कंप्यूटर को 1 2 3 आधार पर जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, अनुप्रयोग एप्लीकेशंस के आधार पर, और फिर उसके बाद फिर दूसरा है उद्देश्य पर्पज के आधार पर, फिर तीसरा है आकार साइज के आधार पर, फिर उसके बाद कंप्यूटर का वर्गीकरण अनुप्रयोग के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, आकार साइज के आधार पर। फिर अनुप्रयोगों के आधार पर कंप्यूटर को मुख्यतः 5 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। पहला है डिजिटल कंप्यूटर, फिर दूसरा है एनालॉग कंप्यूटर, तीसरा है तो फिर अनुप्रयोग के आधार पर जो पहला है अनुप्रयोग के आधार पर 5 प्रकार के में विभाजित किया जा सकता है। डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, प्रकाशीय कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर। और फिर उसके बाद हम देख लेते हैं इसमें जो पहला है डिजिटल कंप्यूटर क्या है। डिजिटल का अर्थ होता है अंक। डिजिटल कंप्यूटर अंकों की गणना करते हैं। ये कंप्यूटर डेटा और प्रोग्रामों को 0-1 में परिवर्तित कर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर में सभी निर्देश तथा आंकड़े बाइनरी डिजिट के रूप में सुरक्षित होते हैं। तो फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिजिटल जो कंप्यूटर में सभी निर्देश और आंकड़े जो है बाइनरी रूप में बाइनरी डिजिटल के रूप में सुरक्षित होते हैं। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं ये है डिजिटल कंप्यूटर, ये है डिजिटल कंप्यूटर। फिर उसके बाद जो है हम आगे देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर, ये है एनालॉग कंप्यूटर, यहाँ है एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं, ये क्या है एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर दूसरा है, हम एनालॉग कंप्यूटर जान लेते हैं। एनालॉग कंप्यूटर में किसी भी भौतिक विधि या राशि को इलेक्ट्रॉनिक परिपथों की सहायता से विद्युत संकेतों में अनिरूपित किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर सूचनाओं को भौतिक रूप में स्वीकार करता है, जैसे तापमान, दाब। तो जो तापमान और दाब जो है भौतिक रूप में स्वीकार करता है, कौन है एनालॉग कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर में लगातार संकेत के रूप में सूचनाएं मिलती रहती हैं, जिसे परिवर्तित करके आंकड़ों के रूप में प्रदर्शित करते हैं। स्पीडोमीटर एनालॉग है। वोल्टमीटर, ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है कि स्पीडोमीटर एनालॉग है कि डिजिटल है। तो स्पीडोमीटर एनालॉग है, वोल्टमीटर एनालॉग है, सनडायल एनालॉग है, थर्मामीटर एनालॉग है। तो स्पीडोमीटर, वोल्टमीटर, सनडायल, थर्मामीटर ये जो है एनालॉग के उपकरण हैं। फिर एनालॉग कंप्यूटर की मेमोरी कम होती है, इन कंप्यूटर में 100% शुद्धता नहीं होती है। फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं ये जो है ये है यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर, यही है एनालॉग कंप्यूटर। फिर उसके बाद जो है हम देखते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। हाइब्रिड कंप्यूटर को देख लेते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है एनालॉग कंप्यूटर के और डिजिटल कंप्यूटर के गुणों का सम्मिलित होता है। तो हाइब्रिड होता है वो एनालॉग और डिजिटल का गुणों को सम्मिलित होता है, तो वो हाइब्रिड कंप्यूटर है। इनका प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में मुख्य रूप से होता है, जैसे ईसीजी मशीन एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर कौन सा है, तो फिर जैसे ईसीजी होता है वह एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। ईसीजी पूछता है कि कौन सा कंप्यूटर है, तो ईसीजी मशीन कौन सी कंप्यूटर है, तो वो हाइब्रिड कंप्यूटर। मान लीजिए यही ईसीजी मशीन है, ये जो है हाइब्रिड कंप्यूटर है। फिर उसके बाद जो है हम देख लेते हैं प्रकाशीय कंप्यूटर क्या है। प्रकाशीय कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जो डिजिटल गणनाओं को संपादित करने हेतु तो दृश्य प्रकाश मतलब विजुअल लाइट या अवरक्त बीमों इंफ्रारेड बीम विजुअल लाइट और इंफ्रारेड बीम द्वारा उत्पन्न फोटोनों का प्रयोग करते हैं, उन्हें जो है प्रकाशीय कंप्यूटर कहते हैं। उल्लेखनीय है कि पारंपरिक कंप्यूटरों में गणनाओं हेतु इलेक्ट्रॉनों का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनों की तुलना में फोटोनों के प्रयोग से उच्च हायर बैंडविड्थ प्राप्त करने में मदद मिलती है। इन्हें फोटोनिक कंप्यूटर भी कहते हैं। तो प्रकाशीय कंप्यूटर क्या है। प्रकाशीय जो कंप्यूटर होता है विजुअल लाइट होता है, दृश्य प्रकाश होता है, इसमें अवरक्त बीम इंफ्रारेड बीम्स होते हैं, ये है प्रकाशीय कंप्यूटर। और फिर उसके बाद जो देख लेते हैं क्वांटम कंप्यूटर क्या है। क्वांटम यांत्रिकी क्वांटम मैकेनिज्म
पर आधारित कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर कहलाते हैं। क्वांटम व परंपरागत कंप्यूटर दोनों में सूचनाओं को युग्मक अंकों बाइनरी डिजिट या बिट्स 0 1 से 1 0 के रूप में संग्रहित कूटबद्ध का उपयोग किया जाता है। एक सामान्य कंप्यूटर में प्रत्येक बिट एक स्विच होता है जो या तो ऑन होता है या ऑफ होता है। क्वांटम कंप्यूटर में ये स्विच ऑन या ऑफ तो होते ही हैं, साथ ही इनकी एक तीसरी अध्यारोपित स्थिति होती है जिसे वे ऑन या ऑफ एक साथ हो सकते हैं। इस अतिरिक्त विशेषता के कारण ही क्वांटम बिट या क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर में ये स्विच ऑन या ऑफ तो होते ही हैं, साथ ही इनकी एक तीसरी अध्यारोपित स्थिति होती है जिसमें वे ऑन या ऑफ एक साथ हो सकते हैं। इस अतिरिक्त विशेषता के कारण ही क्वांटम बिट या क्यूबिट परंपरागत बिट की तुलना में अधिक सूचनाएं कूटबद्ध कर सकते हैं। बिट की क्षमता में वृद्धि के कारण ही क्वांटम कंप्यूटर अधिक तेज व शक्तिशाली साबित होते हैं। जो बिट की क्षमता है, बिट्स की क्षमता में वृद्धि के कारण ही जो क्वांटम कंप्यूटर अधिक तेज और शक्तिशाली होते हैं। और फिर जो आगे देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे है आउटपुट और ये है इनपुट। ये है क्वांटम कंप्यूटर, ये है क्लासिकल कंप्यूटर। क्लासिकल कंप्यूटर में 0 1 0 1 0 1 है, ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है। इसमें गेट्स क्लासिकल हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है यहाँ पे 0 1 0 1। अब ये मेजरमेंट रिजल्ट यहाँ साइन में आ रहा है और गेट क्वांटम, ये है क्वांटम के रूप में। क्वांटम स्टेट ऐसे होते हैं। ये है क्वांटम कंप्यूटर और ये है क्लासिकल कंप्यूटर। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं क्वांटम कंप्यूटर तो हो गया। अब क्वांटम कंप्यूटर के बाद जो हम देख लेते हैं उद्देश्य के आधार पर। दूसरा है उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन पर्पज के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटरों को 2 प्रकार के उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पहला है सामान्य जनरल, दूसरा है विशिष्ट स्पेशल। तो पहला है सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर कौन से हैं? तो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर जनरल पर्पज कंप्यूटर ये है। इन कंप्यूटर में सामान्य प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है, जैसे शब्द प्रक्रिया, वर्ड प्रोसेसिंग से पत्र व दस्तावेज तैयार करना, डेटाबेस बनाना आदि। इन कंप्यूटरों की CPU की क्षमता सीमित होती है। फिर उसके बाद देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? शब्द प्रक्रिया में, वर्ड प्रोसेसिंग से पत्र और दस्तावेज तैयार करना। पत्र और दस्तावेज तैयार करने में सामान्य कंप्यूटर का, डाटाबेस बनाना सामान्य कंप्यूटर में। फिर विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर क्या है? स्पेशल पर्पज कंप्यूटर क्या है? इन कंप्यूटरों को विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है तथा इनके CPU की क्षमता उसी के अनुरूप होती है। उदाहरण के लिए फिल्म उद्योग में फिल्म संपादन के लिए विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो है सीरियल और फिल्म वगैरह बनते हैं, तो जो कंप्यूटर होता है, कौन सा कंप्यूटर? स्पेशल पर्पज कंप्यूटर होता है, विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर होता है। इसके तो उदाहरण के लिए फिल्म उद्योग में जो फिल्म संपादन के लिए विशेष उद्देश्य कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इनका प्रयोग मौसम विज्ञान में किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर का प्रयोग, स्पेशल कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। स्पेशल पर्पज वाले कृषि विज्ञान, स्पेशल पर्पज युद्ध व अंतरिक्ष विज्ञान, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। फिर आदि क्षेत्रों में किया जाता है। फिर आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? आकार एवं कार्य के आधार पर कंप्यूटर को 4 भाग में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? पहला है माइक्रो कंप्यूटर। आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है मेनफ्रेम कंप्यूटर, चौथा है सुपर कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर को देख लेते हैं। ये कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं और इनका विकास 1970 के दशक में हुआ था। 1900 आकार में छोटे होते हैं, इनका विकास 1970 के दशक में हुआ था तथा इन कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। यह वजन में हल्के तथा सस्ते होते हैं। इन कंप्यूटरों का प्रयोग घरों एवं छोटे व्यवसायों में किया जाता है। तो फिर हम घरों और छोटे व्यवसायों में किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। और जो है माइक्रो कंप्यूटर में जो है माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किस में किया जाता है? माइक्रो कंप्यूटर में किया जाता है। और इन कंप्यूटर में पीसी पर्सनल कंप्यूटर किसे कहा जाता है? माइक्रो कंप्यूटर को जो है पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। फिर पीसी को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पहला है जो माइक्रो कंप्यूटर भी कितने प्रकार के होते हैं, या पीसी पर्सनल कंप्यूटर कितने प्रकार के? ये है पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर।
ये CPU है, ये डेस्कटॉप है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ये माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर जो है 3 प्रकार के होते हैं, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर, एक लैपटॉप कंप्यूटर और तीसरा है पाम टॉप कंप्यूटर। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर तो देखे ही होंगे, लैपटॉप तो देखे ही होंगे, पाम टॉप तो वही अभी देखते हैं क्या है पाम टॉप, लेकिन आप देखे होंगे, बस थोड़ा सा नाम में कन्फ्यूजन आपको होगा। तो फिर हम यहाँ देखते हैं, ये है। फिर उसके बाद नोटबुक कंप्यूटर हो सकता है। नोटबुक कंप्यूटर जो ऐसे पेंसिल वाला यूज कर सकते हैं, मतलब पढ़ने के लिए, तो वो नोटबुक कंप्यूटर हो गया। टैबलेट कंप्यूटर हो गया। और फिर देखते हैं हमें ये जो है 1 2 3 4 5 जो है प्रकार है। फिर उसके बाद मिनी कंप्यूटर क्या है, अब जो है यहाँ देख लेते हैं। तो ये कंप्यूटर के प्रकार डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, नोटबुक, टैबलेट, ये जो है कंप्यूटर के प्रकार हैं। कौन से कंप्यूटर के प्रकार हैं? माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार हैं। तो अब देखते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है? तो मिनी कंप्यूटर क्या है? मिनी कंप्यूटर आकार में बड़े होते हैं। मिनी कंप्यूटर एक बहुप्रयोगता कंप्यूटर है, मल्टी यूजर कंप्यूटर है, जिसे सैकड़ों प्रयोगता एक साथ उपयोग कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर का प्रयोग पेरोल, अकाउंटिंग, वैज्ञानिक प्रयोगों में आदि के लिए किया जाता है। तो पेरोल में किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? मिनी कंप्यूटर का। अकाउंटिंग में मिनी कंप्यूटर का। वैज्ञानिक प्रयोगों में मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे देखते हैं क्या है। ये है मिनी कंप्यूटर, ये है मिनी कंप्यूटर, ये है मिनी कंप्यूटर। फिर उसके बाद आ जाते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये कंप्यूटर बड़ी कंपनियों और ऑफिसों में सर्वर कंप्यूटर के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो बड़ी कंपनी ऑफिस में कौन सा कंप्यूटर प्रयोग किया जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। इनकी कार्य क्षमता मिनी कंप्यूटर से बहुत अधिक होती है। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर की जो कार्य क्षमता है वो मिनी कंप्यूटर से बहुत अधिक होती है। इन कंप्यूटर पर एक साथ कई प्रयोक्ता लॉगिन कर सकते हैं। एक साथ कई प्रयोक्ता किन कंप्यूटर में लॉगिन कर सकते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर में कर सकते हैं। इनकी मेमोरी बहुत अधिक होती है। इन कंप्यूटर्स में माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग क्लाइंट के तौर पर किया जाता है। और कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन कौन से हैं? जैसे IBM 4381, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है। IBM 4381 मेन फ्रेम कंप्यूटर है। ICL 39 मेन फ्रेम कंप्यूटर है। CDC साइबर मेन फ्रेम कंप्यूटर है। IBM 4381 मेन फ्रेम कंप्यूटर है। ICL 39 मेन फ्रेम कंप्यूटर है। CDC साइबर मेन फ्रेम कंप्यूटर है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब जो है देख लेते हैं सुपर कंप्यूटर क्या है। तो सुपर कंप्यूटर ये है मेन फ्रेम के, यहाँ पे लिखा है चार्जर यूनी एम मार्बर्ग IBM 4000, जो ये लिखा हुआ ना IBM 4381, IBM 4381। और ये वही कंप्यूटर है IBM, यहाँ पे जो रखा हुआ है ये वाली जो कंप्यूटर है ये IBM 4381 है। ये वही कंप्यूटर है, यहाँ पे रखा हुआ ये है कंप्यूटर। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे एक कंप्यूटर है, ये वाला, यही है IBM 4381। ये कौन सा कंप्यूटर? मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये तो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। फिर उसके बाद जो देख लेते हैं सुपर कंप्यूटर क्या है। सुपर कंप्यूटर लगभग मेन फ्रेम कंप्यूटर के समान ही होते हैं, जो आकार में सबसे बड़े और तीव्र और बहुत अधिक महंगे होते हैं। इनका प्रयोग स्थूल मैसिव आंकड़ों के प्रसंस्करण और बहुत ही जटिल समस्याओं के निदान के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग स्थूल आंकड़ों के प्रसंस्करण और बहुत ही जटिल समस्याओं के निदान के लिए किया जाता है। ये है सुपर कंप्यूटर, ये है, यहाँ देख रहे हैं आप, स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, यहाँ से इतना बड़ा है। ये एक कंप्यूटर है, ये दूसरा कंप्यूटर है, ये दूसरा तीसरा सुपर कंप्यूटर, ये पूरा है। एक कंप्यूटर इतना बड़ा है, ऊपर से लेकर यहाँ तक ये पूरा है, ये इतना है एक कंप्यूटर। ये है दूसरा सुपर कंप्यूटर, ये है तीसरा सुपर कंप्यूटर। तो ये सुपर कंप्यूटर। फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं। आजकल के सुपर कंप्यूटर इस्पात की ऊंची अलमारियों जैसे लग नहीं रहा अलमारी, इस्पात की ऊंची अलमारियों जैसे लगने वाले उच्च कोटि कंप्यूटरों का एक ऐसा सुसंबद्ध समूह होते हैं जिनमें कई माइक्रो प्रोसेसर एक साथ काम करते हुए किसी भी जटिल समस्या को तुरंत हल निकाल सकते हैं। किसी सुपर कंप्यूटर की ताकत का अंदाजा उसकी कार्य निष्पादन क्षमता, प्रोसेसिंग स्पीड से लगाया जाता है। यह देखा जाता है कि मशीन 1 सेकंड में कितनी गणना कर सकती है। सुपर कंप्यूटर की कार्य निष्पादन क्षमता बताने के लिए फ्लॉप्स इकाई का प्रयोग होता है। तो सुपर कंप्यूटर की जो निष्पादन क्षमता बताने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लॉप्स इकाई का प्रयोग होता है। प्रति सेकंड अरबों खरबों गणनाएं कर देने वाले सुपर कंप्यूटरों का प्रयोग खासकर ऐसे क्षेत्रों में किया जाता है जिनमें कुछ ही क्षणों में बड़े पैमाने पर गणनाएं करने की जरूरत पड़ती है। मसलन मौसम संबंधी अनुसंधान, नाभिकीय हथियारों। यहाँ पे जो है देख लेते हैं
मौसम संबंधी अनुसंधान जो है सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय हथियारों में सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। क्वांटम फिजिक्स में सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है और रासायनिक यौगिकों के अध्ययन आदि में सुपर कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। तो रासायनिक यौगिकों के अध्ययन में भी सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। फिर यहाँ देख लें, नवंबर 2023 में विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटर की टॉप 500 की सूची जारी की गई। इस नवीनतम सूची में संयुक्त राज्य के सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर को विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया। तो फिर विश्व का सबसे नवीनतम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका का फ्रंटियर जो है विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया। इसकी अधिकतम संसाधन गति 1194 पेटाफ्लॉप्स पर सेकेंड है। 1194 पेटाफ्लॉप्स पर सेकेंड है। फिर यहाँ कंप्यूटर की स्मृति की माप देख लेते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर की स्मृति की माप देख लेते हैं। 1 किलोबाइट में कितना बाइट होता है? 1 किलोबाइट में पहले बीट होता है, फिर बाइट होता है, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट, फिर 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट, फिर 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट। तो सबसे पहले बीट, फिर बाइट, फिर किलो, फिर मेगा, फिर गीगा, फिर टेरा। फिर उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कंप्यूटर की संरचना। कंप्यूटर स्ट्रक्चर, कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? कंप्यूटर सिस्टम में 4 प्रमुख इकाइयाँ होती हैं। पहला सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा है मेमोरी यूनिट, तीसरा इनपुट यूनिट और चौथा है आउटपुट यूनिट। तो कंप्यूटर के कुल कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। पहला है सीपीयू, दूसरा है मेमोरी यूनिट, तीसरा है इनपुट यूनिट, चौथा है आउटपुट यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट और आउटपुट। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो ये केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू है। सीपीयू है यहाँ पे। एएलयू कंट्रोल, जो सीपीयू है रजिस्टर है, ए कंट्रोल और एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। फिर ये है इनपुट है। इनपुट में कौन कौन सा आएगा? कीबोर्ड आएगा और माउस, ये है इनपुट। और फिर इनपुट किया गया, फिर ये है केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू है ये। फिर उसके बाद जो है फिर यहाँ आ जाता है आउटपुट। आउटपुट में मॉनिटर और प्रिंटर है। फिर उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे पहला जो यहाँ पे है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बारे में, इस भाग के बारे में 4 भाग हैं, इस भाग के बारे में देख लेते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में सीपीयू एक मुख्य हार्डवेयर होता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग का भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को कहते हैं। फिर उसके बाद देख लेते हैं सीपीयू के 2 भाग होते हैं। एक कंट्रोल यूनिट, ये है कंट्रोल यूनिट, और दूसरा है अर्थमेटिकल व लॉजिकल यूनिट, एएलयू। तो अर्थमेटिकल एंड लॉजिक यूनिट। तो ये जो सीपीयू है इसके 2 भाग होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट को पहले देख लेते हैं, ये क्या है? कंट्रोल यूनिट इनपुट युक्ति को कैसे पता चलता है? इनपुट युक्ति को कैसे पता चलता है कि अब उसे संग्रहण युक्ति स्टोरेज यूनिट में डेटा को संग्रहित करना है, और कैसे सिर्फ अंतिम परिणाम ही आउटपुट युक्ति को भेजा जाता है जबकि माध्यमिक परिणाम को नहीं। यह सभी कंप्यूटर प्रणाली को कंट्रोल यूनिट से ही संभव होता है। मतलब कि जो अगर जो है इसमें है कि कैसे अंतिम परिणाम ही आउटपुट को युक्ति को भेजा जाता है, और जो कैसे युक्ति को कैसे पता चलता है कि उसे अब संग्रहण युक्ति में डेटा को संग्रहित करना है और फिर अंतिम परिणाम आउटपुट को भेजना है। तो ये जो माध्यमिक परिणाम को नहीं, जो अंतिम परिणाम है उसको भेजना है। जैसे हम किसी चीज़ को 1 + 2 किए इनपुट, यहाँ पे 1 + 2, यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 5 -2 अब भागा 3, तो ऐसे करेंगे ना। तो लेकिन यहाँ पे जो है सीपीयू में कंट्रोल यूनिट में क्या करेगा? सारी प्रोसेस करेगा। पहले भाग वाला उसमें गणना करेगा, फिर उसके बाद भाग वाला करने के बाद उसको गुणा वाला करेगा, फिर उसके बाद धन वाला करेगा, फिर माइनस वाला करेगा। तो फिर ये यहाँ पे ये करता है प्रोसेस। पहले भाग जो बीच में जो भाग पड़ता है उसका करेगा, फिर गुणा वाला करेगा, नहीं फिर सबसे पहले ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर उसके बाद जो है फिर का वाला आएगा उसको, फिर उसके बाद भाग वाला, फिर जोड़ वाला, फिर गुणा वाला, फिर जोड़ वाला, फिर घटाना वाला। तो यहाँ पे वो प्रोसेस यहाँ पे होगी, लेकिन यहाँ पे जो है आउटपुट में ये चीज़ें नहीं दिखाई जाएंगी कि कैसे ये प्रोसेस हुआ है। आउटपुट में केवल रिजल्ट देगा कि 2 × 5 भागा 2 × 5 2 × 10 भागा 5 गुणे 3 +3 -2। ये यहाँ पे इसके इनपुट हुआ है, ये यहाँ पे पूरा वो प्रोसेस करेगा। फिर जो रिजल्ट आएगा, मान लीजिए रिजल्ट आया 5, तो रिजल्ट जो है सिर्फ यहाँ पे आउटपुट को सिर्फ रिजल्ट दिखाएगा। जैसे हम मोबाइल में कैलकुलेटर से यूज करते हैं वही। तो फिर ये है हम इनपुट करते हैं लेकिन प्रोसेसिंग
अपने आप हो जाता है अंदर, फिर उसके बाद जो है हमें आउटपुट दिखा देता है। फिर ये है तो यहाँ पे देखते हैं कंट्रोल यूनिट से ही संभव होता है। फिर आगे देखते हैं कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य कंप्यूटर के हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करना। तो ये कंट्रोल है ही, तो ये कंप्यूटर जो है उसके हार्डवेयर को और उसकी जो क्रियाएं हैं, मुख्य कार्य हैं इसके हार्डवेयर को, हार्डवेयर की जो क्रियाएं हैं इसको जो है नियंत्रित और संचालित करता है। इसके साथ ही कंट्रोल यूनिट ALU व मेमोरी के बीच आदान प्रदान को निर्देशित करता है। फिर उसके बाद मेमोरी के बीच डेटा को आदान प्रदान को निर्देशित करता है। यह प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करने के लिए प्रोग्राम के निर्देशों को मेमोरी से प्राप्त करता है और इन निर्देशों को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित कर उच्च डिवाइसेस तक पहुंचाता है और जिससे डेटा प्रोसेसिंग हो सके। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं ALU। यहाँ जो ALU है वो देखते हैं क्या है, ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ALU का पूरा नाम अर्थमेटिक व लॉजिक यूनिट है। इसके द्वारा कंप्यूटर में सभी गणितीय तार्किक कार्य किए जाते हैं। ALU में गणना करने की गति आधुनिक कंप्यूटर में पीको सेकंड में पहुंच गई है। तो जो है आधुनिक कंप्यूटर में जो है किस सेकंड तक पहुंच गई है ALU की, पीको सेकंड तक पहुंच गई है। क्वेश्चन आ सकता है किस सेकंड तक पहुंची है, कहाँ तक पहुंची है, तो पीको सेकंड तक पहुंच गई। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं मेमोरी यूनिट। यहाँ पे जो दूसरा भाग है कंप्यूटर का मेमोरी यूनिट, उसको देख लेते हैं। मेमोरी यूनिट स्मृति या मेमोरी यूनिट का कंप्यूटर का वह भाग है जिसके द्वारा सूचनाओं एवं अनुदेशों के भंडारण व पुनर्धारण का कार्य किया जाता है। स्टोरेज एवं रिट्रीवल ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन का कार्य किया जाता है। मेमोरी यूनिट डेटा निर्देशों एवं परिणामों को आउटपुट के लिए संग्रह करके रखती है। यह सेमीकंडक्टर पदार्थ से निर्मित आईसी चिप होती है। तो आईसी चिप में किसका प्रयोग किया जाता है, सेमीकंडक्टर है। आईसी चिप किस में है, मेमोरी यूनिट में है। और समांतर मेमोरी कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक आंतरिक मेमोरी इंटरनल मेमोरी और एक बाह्य मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी। तो आंतरिक मेमोरी की क्षमता को बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट या टेराबाइट में मापा जाता है। जैसे 256 किलोबाइट, 630 मेगाबाइट, 4 गीगाबाइट और 2 टेराबाइट आदि। फिर उसके बाद जो है मेमोरी में डेटा को संग्रह करने के लिए कई संग्रह स्थान स्टोरेज लोकेशन होते हैं। हर स्टोरेज लोकेशन का एक नंबर होता है जिसे उस मेमोरी लोकेशन या एड्रेस कहते हैं। हम जैसे हमारे घरों के एड्रेस में पिन कोड होता है, उसी प्रकार मेमोरी में एड्रेस होता है। फिर उसके बाद ये था हम मेमोरी का आंतरिक स्मृति, इंटरनल मेमोरी था। एक्सटर्नल मेमोरी देख लेते हैं, ये पहला देख लेते हैं। यहाँ पे आंतरिक मेमोरी क्या है, आंतरिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी जिसे कहते हैं, ये क्या है, तो आंतरिक मेमोरी को ही प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी क्या है, एक कंप्यूटर की आंतरिक स्मृति उसके मदरबोर्ड चिप्स के रूप में पाई जाती है। आंतरिक स्मृति को प्राथमिक स्मृति या मुख्य स्मृति के नाम से जाना जाता है। जो आंतरिक स्मृति है उसको प्राथमिक या मुख्य मेन मेमोरी के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर द्वारा जिन दो प्रकार की आंतरिक स्मृतियों का प्रयोग किया जाता है वे हैं, तो ये जो प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन से आएंगे, प्राइमरी या आंतरिक मेमोरी में कौन कौन से आएंगे, तो वो है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम, रीड ओनली मेमोरी। रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम है रीड ओनली मेमोरी। तो रैम और रोम जो है प्राइमरी मेमोरी में आएंगे या आंतरिक मेमोरी में आएंगे। फिर रैम और रोम के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे है रैम और रोम। रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम है रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर हम देख लेते हैं रैम क्या है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, या पूछता है रैंडम एक्सेस मेमोरी कौन सी मेमोरी है, तो ये प्राइमरी मेमोरी है और आंतरिक मेमोरी है। तो रैम के बारे में देख लेते हैं। रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी को कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी कहा जाता है। तो कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी कौन सा है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम है। जिन प्रयोगों और सूचनाओं को प्रोसेसिंग का कार्य कंप्यूटर कर रहा होता है उसे कंप्यूटर की स्मृति में धारण करने के लिए रैम का प्रयोग किया जाता है। ये है रैम, ये है रैम। अब रैम के बाद यहाँ देखते हैं। रैम में अंकित सूचना का अभिगमन या पहुंच यादृच्छिक रैंडम होती है, क्रमवार नहीं होती है। रैंडम होती है, क्रमवार नहीं होती है, अतः इसे यादृच्छिक अभिगमन स्मृति या रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि ये रैंडम होती है, अस्थायी नहीं होती है, अस्थायी होती है। रैंडम मतलब अस्थायी होती है, इसीलिए रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। तात्पर्य है कि रैम चिप पर रखी गई किसी सूचना को कंप्यूटर चाहे वह किसी भी पते पर स्थित हो सीधा डायरेक्ट पढ़ा जा सकता है। उस सूचना तक पहुँचने के लिए उसे क्रमवार सारे पते से नहीं गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पे क्रमवार नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना है कि किस में क्रमवार नहीं होता है। तो रैम में क्रमवार नहीं होता है, डायरेक्ट उस पर पहुँच सकते हैं। इसमें सारे प्रोसेस नहीं होते हैं कि
पहले इस पे जाओ, फिर इस पे जाओ, फिर इसमें जाओ, अस्थायी होता है। तो उस सूचना तक पहुंचने के लिए उसे क्रमवार सारे पतों से नहीं भेजना पड़ता। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से कोई व्यक्ति मकान संख्या 226 तक सीधा, अर्थात मकान संख्या 1, 2, 3, 10, फिर उसके बाद 100, 2020 से क्रमवार गुजरे बिना पहुंच सकता है। तो जैसे कि अगर किसी को जाना है 226 मकान संख्या पे, डायरेक्ट 226 पे पहुंच गया, वो ना 1 पे गया, ना 2 पे गया, ना फिर ऐसे लेकर के 220 तक वो गया ही नहीं, वो डायरेक्ट 226 पे गया। तो ये है रैम। फिर उसके बाद रैम का और देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ये अस्थायी होते हैं। तो अस्थायी मेमोरी वोलाटाइल कभी कभी पूछता है वोलाटाइल मेमोरी कौन सी है, रैम। या पूछता है अस्थायी मेमोरी कौन सी है, तो रैम। तो अस्थायी वोलाटाइल मेमोरी कौन सी है, रैम है। अर्थात इसमें संग्रहित डेटा कंप्यूटर बंद होने पर नष्ट हो जाता है। कंप्यूटर बंद कर देते हैं तो इसमें जो रैम में संग्रहित जो डेटा होता है वो नष्ट हो जाता है तथा उसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। फिर उसके बाद देख लेते हैं रैम की क्षमता का आकार 226 MB, 512 MB, 1 गीगाबाइट, 2 गीगाबाइट आदि होते हैं। रैम 2 प्रकार के होते हैं, यस रैम और डी रैम। तो यस रैम क्या है और डी रैम क्या है, आगे देख लेते हैं। तो यस रैम, इसका पूरा नाम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। स्टैटिक, यस से स्टैटिक होता है, तो यस इसका पूरा नाम है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और फिर ये है फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है। यह एक महंगी मेमोरी होती है। इसकी डेटा अभिगमन गति, डाटा एक्सेसिंग स्पीड डी रैम से अधिक होती है। तो जो है इसकी डाटा स्पीड जो होती है डी रैम से अधिक होती है, यस रैम की, स्टैटिक वाले की अधिक होती है। फिर यस रैम में एक बिट डेटा को संग्रहित करने के लिए 4 या 6 ट्रांजिस्टर की आवश्यकता होती है। आधुनिक कंप्यूटर में इसका प्रयोग कैश मेमोरी के रूप में किया जाता है। तो कैश मेमोरी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो यस स्टैटिक रैम का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद ये है यस रैम, तो ये है यस रैम। तो IMS और 32 की स्टैटिक रैम, ये लिखा हुआ ना स्टैटिक रैम, ये है स्टैटिक रैम। फिर उसके बाद यहाँ देख लेते हैं डी रैम क्या है, तो ये है डी रैम। और डी रैम को देख लेते हैं क्या है, यह डायनेमिक, ये स्टैटिक था और ये डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसकी गति धीमी होती है और यस स्टैटिक की गति तेज होती है और डायनेमिक की गति धीमी होती है। यस स्टैटिक रैम की अपेक्षा सस्ती होती है। डी रैम में एक बिट डेटा को संग्रहित करने के लिए केवल एक कैपेसिटर तथा एक ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, जबकि वहाँ पे यस रैम में क्या था, 4 से 6 ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें जो है एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर की आवश्यकता होती है। पर्सनल कंप्यूटर में मुख्य मेमोरी के रूप में डायनेमिक रैम का ही प्रयोग किया जाता है। तो पर्सनल कंप्यूटर में जो है किस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, पर्सनल कंप्यूटर में जो है, पर्सनल कंप्यूटर जो हम देखें हैं पीछे, तो पर्सनल कंप्यूटर में जो है डायनेमिक रैम का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद देख लेते हैं दूसरा भाग जो आता है, जो प्राइमरी मेमोरी में जो दूसरा भाग है वो रोम है, रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी, रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी होता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस मेमोरी में भंडारित डेटा या अनुदेश को सिर्फ पढ़ा जा सकता है, केवल पढ़ा जा सकता है। इसे न तो वहाँ से हटाया जा सकता और ना ही किसी अन्य सूचना या डेटा को वहाँ भंडारित किया जा सकता। मतलब कि जो है उसे पढ़ा जाता है, ना ही उसे हटाया जा सकता है, ना ही किसी अन्य सूचना को वहाँ पे भंडारित किया जाता है। वास्तव में कंप्यूटर में इस स्मृति क्षेत्र अथवा इस मेमोरी में भंडारित डेटा या अनुदेश को कंप्यूटर के निर्माता द्वारा कंप्यूटर के निर्माण के समय ही बना दिया जाता है। तो इस मेमोरी में जो भंडारित डेटा होता है, जब कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है तो उसी समय जो है इसकी जो है मेमोरी को बना दिया जाता है। तो इस मेमोरी में भंडारित जो डेटा है या अनुदेश है, कंप्यूटर के जो निर्माता होते हैं वो कंप्यूटर निर्माता द्वारा कंप्यूटर के निर्माण के समय ही बना दिया जाता है। अतः यह मेमोरी कंप्यूटर में अस्थायी होती है, नॉन वोलाटाइल होती है। तो अस्थायी और नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन सी है, रोम होती है, कि रोम में रहती है। कंप्यूटर के बंद होने पर भी रोम में सूचनाएं संग्रहित रहती हैं, नष्ट नहीं होती हैं। सामान्यतः बेसिक आउटपुट सिस्टम BIOS नाम का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम नाम का एक प्रोग्राम रोम चिप में संग्रहित होता है। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का एक समूह होता है। कंप्यूटर को सहजता से प्रयोग करने के लिए ये निर्देश आवश्यक होते हैं। बायोस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कंप्यूटर को चालू करते समय स्व परीक्षण पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट निर्देश देना होता है। स्व परीक्षण यह तय करता है कि कंप्यूटर के
सभी भाग जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आदि तकनीकी रूप से सही स्थिति में है। यदि स्व परीक्षण में कोई अनियमितता पाई जाती है तो बायोस उसे ठीक करने के लिए कंप्यूटर को एक कोड देता है। इस तरह के कोड प्रायः एक बीप के रूप में होते हैं और जो कंप्यूटर को चालू करते समय सुनाई देते हैं। रीड ओनली मेमोरी निम्न प्रकार की होती है। तो रीड ओनली मेमोरी कौन सा है? पी रोम है और ई प्रोम है, ईपी रोम है। पी रोम है और ईपी रोम है। तो पी रोम क्या है? इसका पूरा नाम है प्रोग्रामेबल, तो पी से होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह एक ऐसा रोम है जिसे सामान्यतः निर्माता सूचना शून्य बनाता है, अर्थात निर्माण के समय इसमें कोई डेटा या अनुदेश निर्माता द्वारा नहीं डाला जाता है। उपयोगकर्ता इसमें अपने डेटा या अनुदेश को केवल एक बार डाल सकता है, उसके बाद यह रोम काम करता है। और ख़ास बात यह है कि इस प्रकार की रोम में किसी प्रोग्राम को केवल एक बार संचित किया जा सकता है, फिर उसे न तो मिटाया जा सकता है न ही संशोधित किया जाता है। ये है प्रोम, मतलब कि जो है यहाँ पे तो आप देख ही चुके हैं। तो ये है प्रोग्रामेबल और रोम रैंडम ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। फिर उसके बाद आते हैं, ये दूसरा प्रकार है ईपी रोम। इसका पूरा नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल। ये था प्रोग्रामेबल और ये था इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इस चिप ने पी रोम की समस्या को दूर किया है। पी रोम है, दूसरा है ईपी रोम है। में संग्रहित प्रोग्राम में सुधार किया जा सकता है। इसके लिए चिप को कीबोर्ड से निकालकर पराबैंगनी किरणों के सामने रखा जाता है और चिप के डेटा को डिलीट किया जाता है। चिप के डेटा को जो है डिलीट किया जाता है, जो पराबैंगनी किरणों के सामने रखा जाता है और चिप के डेटा को डिलीट किया जाता है। इसके बाद पुनः प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे है ये है ईपी रोम, ये है ईपी रोम। फिर उसके बाद यहाँ देख लेते हैं ई रोम, तीसरा है ई रोम। एक था पी रोम, दूसरा था ईपी रोम, तीसरा है ईईपी। पहला है पी रोम प्रोग्रामेबल, दूसरा है इरेजेबल प्रोग्रामेबल। तो पी रोम, ईपी रोम, फिर ईईपी रोम। फिर इसका पूर्ण रूप है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। तो ये है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल और प्रोग्रामेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और फिर यहाँ पे देख लेते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस प्रकार की रोम पर स्टोर किए गए प्रोग्राम को मिटाने अथवा संशोधित करने के लिए किसी अन्य उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। निर्देश दिए जाने, कमांड दिए जाने पर कंप्यूटर में उपलब्ध विद्युत सिग्नल, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ही इस प्रोग्राम को संशोधित कर देते हैं। ये है ईईपी रोम, ये है ईईपी, ये है ईईपी और रोम, ईईपी रोम। फिर उसके बाद जो है बाह्य सेकेंडरी मेमोरी, और जो ये अभी तक हम ये जो पढ़े थे वो आंतरिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी था। और फिर जो है अब हम पढ़ेंगे कि बाह्य मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। बाह्य मेमोरी को जो है सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं और जो आंतरिक मेमोरी थी उसको जो है प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। आंतरिक मेमोरी को हम लोग पढ़ चुके हैं, रैम और रोम। और फिर जो है बाह्य मेमोरी है, बाह्य मेमोरी को जो है सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। इसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और फिर उसके बाद अभी तो इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।